Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and in this video I am going to discuss the 12th class chemistry chapter coordination compound, and in this video it contains the topics like oxidation number of coordination compounds and how the oxidation number can be detected in the particular coordinate compound, and another most interesting topic in this video is the IUPAC of coordination compound। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से IUPAC की जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में अपने में डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं और क्या क्या होना चाहिए था और किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होना चाहिए और किस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम बनते हैं और लिगेंड्स कौन बनते हैं। तो लिगेंड्स मैंने बताया था कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, और जो इनका जो लिंकेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो लिगेंड्स का, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड्स हों या फिर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो, इनका लिंकेज डिसाइड करता है कि वो प्राइमरी लिंकेज है या सेकेंडरी लिंकेज है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि ये जो कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ में जो NH3 है ये 6 NH3 है, ये एक लिगेंड की तरह अटैच है और बाकी और कोई लिगेंड नहीं। अगर हम देखें इसमें, तो अगर इसमें बात की जाए कि CONH3 का होल 6, तो जो NH3 है वो डायरेक्टली CO से लिंक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी लिंकेज है वो बन रहा है, बात करते हैं NH3 का, यानी कि ये लिगेंड है। अब बात करते हैं कि ये पूरा जो एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो किस तरह होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होते हैं, यानी कि जो लिगेंड है, यानी कि यहाँ पर जो CO यानी कोबाल्ट है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एक आयन है जिसके साथ में 6 NH3 लिगेंड जो है वो अटैच है। यानी कि इसके अंदर का जो जितना भी एरिया है इसको हम बात कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। यानी कि ये पूरे ब्रैकेट के अंदर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि उस लिगेंड से कितने जो है लिगेंड्स अटैच हैं वो डिसाइड करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके बाद में बात करते हैं कि जो बाहर वाला एरिया जिसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, इसमें एनाइन प्रेजेंट रहेगा, यानी कि कोई भी एनाइन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे यहाँ Cl3 प्रेजेंट है। और यहाँ पर इस ब्रैकेट के सबसे आगे वाला जो एरिया ये भी आयनाइजेशन स्फीयर है, लेकिन यहाँ मोस्टली कैटायन का प्रेजेंस होगा, यानी कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे। और इस साइड में जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होगा। सेंट्रल में जो एरिया है ये जो एरिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, जिसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक पूरा सिस्टमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाता है और किस तरह से उनको बनाया जाता है। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे लिगेंड्स की टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात की थी कि आयन किस तरह से ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं, कितने तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं, प्लस उसकी थ्योरीज हमने पढ़ी थी और ये उनका जो बिहेवियर है वो पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का किस तरह निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमें चार्ज निकालना है सेंट्रल मेटल एटम पर, जैसे हम बात करते हैं कि ये एक पूरा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें जो है वो कोबाल्ट एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। देन उसके बाद में इथाइलिन डाइनअमीन के 2 लिगेंड इससे अटैच हो रहे हैं, देन क्लोरीन, देन NO2। तो इसमें हम बात करेंगे कि इतने सारे जो लिगेंड्स हैं इसमें जो अटैच हो रहे हैं कोबाल्ट से, तो इसमें जो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, उसको निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। किस तरह निकालते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कि द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द रेजिडुअल चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल द अदर एटम्स आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। यानी कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर सारे लिगेंड्स को और आयंस को रिमूव कर दिया जाए
तो उस सेंट्रल मेटल एटम पर क्या चार्ज रह जाएगा, उसकी स्टेट क्या रह जाएगी ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो जैसे सिमिलरली द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज़ द सम ऑफ द चार्ज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, द सम ऑफ चार्जेज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स सराउंडिंग लिगेंड, यानी कि जो उसके साथ में जो लिगेंड्स हैं जो उससे अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वो किस तरह से बिहेव करेंगे कि द सम ऑफ चार्जेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज़ इक्वल टू जीरो इफ़ कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल। यानी कि मैंने बताया था कि लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं। जैसे Cl अटैच हो रहा है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। लेकिन अगर NH3 वगैरह की हम बात करते हैं या En की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक जो न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम से, तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर जो पूरा जो हो जाएगा वो ज़ीरो रहेगा कॉम्प्लेक्स का। लेकिन फॉर एनाइनिक और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स द सम ऑफ चार्जेस फॉर एनाइनिक एंड कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स द सम ऑफ चार्जेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर पे जो चार्ज है वो किसका सम होगा, जो टोटल नंबर ऑफ कैटाइनिक और एनाइनिक जो इसमें कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें कि इन द कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट का, तो हमें इसमें कोबाल्ट का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेकिन जो ओवरऑल जो चार्ज है वो चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज जीरो, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा। एंड द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज जीरो वेयर एज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज रहेगा अगर इन सबको रिमूव कर दिया जाए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, जैसे हमें कोबाल्ट का निकालना है तो उसको हम X मानेंगे। इथाइलिन डायमीन यानी कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट जो हमें ये बता रहा है कि द सम ऑफ चार्जेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इक्वल टू जीरो इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई चार्ज नहीं रहता। उसके बाद क्लोरीन का -1 प्लस ओवरऑल जो इसमें हम NO2 की बात करेंगे तो -1। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो X की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो +2 निकल कर आएगी। यानी कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, स्फीयर के अंदर, जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो एक बार हम देख सकते हैं कि सबको अलग अलग इनके ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जिसकी निकालनी है उसको हम X मानते हैं। मोस्टली हम ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की ही निकालते हैं, तो उस इन दैट केस हम उसको X मानेंगे जिसकी निकालनी है। बाकी के लिगेंड्स या तो न्यूट्रल होंगे या कैटाइनिक एनाइनिक होंगे। तो कैटाइनिक एनाइनिक पे चार्ज ऑलरेडी हमें पता होता है, जैसे क्लोरीन पे -1 तो उसका चार्ज लिख देंगे, प्लस इसी तरीके से NO2 का कॉम्प्लेक्स का चार्ज लिख दिया ओवरऑल। देन उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे X, तो X निकल कर आ जाएगा हमारा +2। सो इन with the help of this method we can find out the oxidation state of central metal atom, even the coordination compound complex is neutral also। तो इस केस में हम यहाँ पर इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि इसको एक फॉर्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे Z एटॉमिक नंबर है, ON का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड CN इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। सपोज CO और फिर ब्रैकेट में अगर हम NH3 का होल 4 लिख सकते हैं, तो यानी कि जो NH3 है वो टोटल कितने, 4। तो जो 4 NH3 हैं वो डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं कोबाल्ट से, तो उसका ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 4। तो यहाँ पर वही है, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे कितना है, उसी तरीके से हम EN निकालते हैं। तो EN निकालने का यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकालना है तो इक्वल टू Z - ON + 2 CN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक बात करते हैं एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ये इसका 2 का N2 करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो जैसे
बात करते हैं फॉर मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, तो अगर हम इसमें देखें कि हमें निकालना Fe और CO⁵, यानी कि यहाँ पर कार्बोनाइल है ये CO, तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि टोटल हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें हमने एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कितने कार्बोनाइल अटैच हैं, इससे 5 कार्बोनाइल अटैच हैं, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, यानी कि अभी इसमें और प्लस उसके बाद जो टोटल जो नंबर ऑफ़ लिगेंड है, टोटल नंबर ऑफ़ लिगेंड की अगर हम बात करें इसमें तो 5 हैं, तो 2 का इंटू 5 से कर देंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा 36। दिस इज़ EAN, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से हम दूसरे कॉम्प्लेक्स की करते हैं जिसमें 2 लिगेंड्स हैं, यानी कि NO प्लस CO का 3, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ लिगेंड को इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं, यानी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर प्लस वो -0 जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेटस में है, फिर उसके बाद में हम बात करें एक NO है तो 1, तो इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो टोटल इसका आ जाएगा 36। यानी यहाँ पर टोटल जो लिगेंड है, यहाँ पर इसकी बात की जाए तो एक NO है प्लस यहाँ पर हम बात करते हैं कि और कार्बोनाइल कितने हैं, 3, तो इस तरीके 3 इंटू 2, तो टोटल जो हो जाएगा इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के भी इलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से हम मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो इसमें ये है कि द पॉजिटिव आयन इज़ नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव आयन, यानी कि कभी भी कैटायन एनायन की अगर प्रेजेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा कैटायन को, और उसके नाम को ही हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे if the compound is ionic, the name of cation is mentioned first, followed the name of anion। तो कुछ जैसे कुछ एग्जांपल हैं, देखिए अभी तक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें दिख रहे थे उसके आगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि तो मैंने इसके आगे का एरिया बताइए आयनाइजेशन स्फीयर होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आगे वाला एरिया भी आयनाइजेशन स्फीयर है प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद वाला एरिया भी जो आयनाइजेशन स्फीयर है, लेकिन बाद वाले एरिया में मोस्टली एनाइन प्रेजेंट रहेंगे और आगे वाले में कैटाइन। तो इफ़ इन केस अगर कैटाइन प्रेजेंट है तब उस केस में हम सबसे पहले कैटाइन को मेंशन करेंगे। तो जैसे इसमें K2 यानी पोटेशियम के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, Pt यानी प्लेटिनम, जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कितने 6, यानी कि 6 लिगेंड हैं क्लोरीन के जो इससे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर क्लोरीन और प्लेटिनम तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, प्लस जो पोटेशियम है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यानी कि आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, लेकिन वो आगे है, तो इसका मतलब ये कैटायनिक स्पीसीज़ है। तो कैटायनिक स्पीसीज़ है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि अगर कोई भी पोटेशियम यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर आगे लगता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो हम उसको सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज को सबसे पहले नाम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर K2 की जगह K2 को लिख दिया हमने पोटेशियम, और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो कितने हैं 6 हैं, तो उसके लिए 6 के लिए हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो, और प्लस जो उसकी प्लेटिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, यानी कि हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट। तो इस पूरे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे जैसे रूल्स पढ़ते चले जाएंगे तो पता चलता चला जाएगा और भी सारे रूल्स का, लेकिन यहाँ पर हम मेन रूल का मतलब क्या था समझाने का कि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ को सबसे पहले मेंशन किया जाएगा अगर वो प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लिगेंड को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। अगर सपोज़ मान लीजिए कि अगर यहाँ पर K2 नहीं होता, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता और PtCl6 होता, तो हम सीधे सीधे लिखते हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है, प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर K2 प्रेजेंट है और K2 प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है
कि K2 प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर हम जो है पोटेशियम को मेंशन करेंगे। देन उसके बाद अगला एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोबाल्ट और 5 NH3 के लिगेंड हैं यहाँ पे। उसके बाद 1 क्लोरीन का बाहर है, देन 2 क्लोरीन आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर है। तो अब यहाँ पर बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद का एरिया है जहाँ पर एनाइन स्पीसीज प्रेजेंट है क्लोरीन के रूप में। देन आगे यहाँ पर जैसे इसमें पोटेशियम था तो इसके आगे पोटेशियम या आगे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज नहीं है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को अब आगे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने रूल बताया था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, देन हम जाते हैं लिगेंड पे। तो अब हम सीधे नाम जो करेंगे, जो इसका जो सबसे पहले नाम करेंगे वो सीधे लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो अमीन है यानी कि 5 हैं तो पेंटा अमीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेंटा अमीन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1 क्लोरीन है इसके अंदर, तो पेंटा अमीन क्लोरो, कोबाल्ट थर्ड यानी कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन उसके बाद में क्लोराइड है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट। तो दोनों में अंतर ये था कि उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज थी और इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज नहीं है। तो इसी तरीके से हम पहले रूल को स्टूडेंट इसी तरीके से फॉलो करेंगे कि अगर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसको करेंगे नाम कर उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे, और अगर नहीं है तो हम लिगेंड को मेंशन करेंगे। नाउ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अंदर की नेमिंग क्या करेंगे कि जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसको तो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा कि अगर आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर कोई भी स्पीसीज़ नहीं है तो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें तो हमेशा ज़रूरी रहेंगी, जिसमें लिगेंड रहेंगे और सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में सबसे पहले किसको मेंशन किया जाए, तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लिगेंड्स को, यानी कि सबसे पहले आता है नेम ऑफ लिगेंड, टोटल जो भी लिगेंड्स होते हैं, देन सेंट्रल मेटल एटम का नेम और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि अभी हम देखते आ रहे थे। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जैसे अब इसके देखिए इसमें ओवरऑल जो चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो लेकिन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्या क्या है, कोबाल्ट है और अमीन है, और अमीन कितने हैं 6। तो यहाँ पर जो अमीन है वो लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, लिगेंड है, और यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसका नाम यानी कि अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड को मेंशन करेंगे। तो लिगेंड कितने हैं 6, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, क्या बोलेंगे हम इसको 6 है अमीन, तो हेक्सा अमीन, देन कोबाल्ट, उसके बाद में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, रोमन नंबर्स में लिखते हैं। देन इसी तरीके से ये एक्चुअल में 3 पॉजिटिव, यानी कि एक पूरी ये जो कंपाउंड है जो आयन है, तो इसलिए आयन लगा देंगे इसके आगे, क्योंकि अगर 3 पॉजिटिव नहीं होता इस पर तो इसका मतलब ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता, क्योंकि ये आयनिक है तो इसीलिए इसको हम आयन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है FeCN6 का 3 नेगेटिव, यानी कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और साइनाइड जो है Cn के रूप में 6 लिगेंड की तरह इससे अटैच है, लेकिन 3 नेगेटिव है, यानी कि एनायनिक जो स्फीयर के अंदर। तो इसमें ये भी एक आयनिक स्पीसीज़ है, तो इसका भी हम नाम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिगेंड को ही मेंशन करेंगे, कितने हैं 6 हैं, तो हेक्सा सियानो फेरेट इसका जो है सेंट्रल मेटल एटम का नाम हो जाएगा, और थर्ड यानी 3 आयन, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर